नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉकुम वेयर लॉ मीट्स विजडम। देखिए जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा अभी इस समय हम लोग वेरियस टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी 2024 में जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वी विल डिस्कस इट सो दैट एक सब्जेक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पिछले साल क्या कहा है उसको हम एक बार में देख लें। उससे होता क्या है कि एक साल में जितने भी टॉपिक डिस्कस हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग में दिए हैं, उससे हमारा पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाता है मोर और लेस। उससे होता क्या है, एक बर्ड्स आई व्यू हमें पता लग जाता है, एक गरुड़ दृष्टि पता लग जाती है उस टॉपिक के बारे में, जिससे हम एक कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख पाते हैं। और ये इस अप्रोच से एडवोकेट्स को भी फायदा है, लॉयर्स को भी फायदा है, लॉ स्टूडेंट्स को भी फायदा है और जनरल पब्लिक को भी फायदा है। तो इसी सोच को आगे ले जाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे सीपीसी से रिलेटेड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिए उसको हम लोग देखेंगे और अपने ज्ञान में इजाफा करेंगे। देखिए जो पहला जजमेंट है वो रिलेटेड है ऑर्डर 9 रूल 13। ऑर्डर 9 रूल 13 जैसे आप लोगों को पता है दैट इज रिलेटेड टू सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी जजमेंट। दिस जजमेंट इज गिवन इन ट्रॉयस कॉर्पोरेशन एचके लिमिटेड वर्सेस नेशनल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। साइटेशन भी हमने दी हुई है। उसमें ये था कि एक केस में एक्स पार्टी जजमेंट पास हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक्स पार्टी जजमेंट अगर मान लीजिए 100 रुपए का पास हुआ, तो उस एक्स पार्टी जजमेंट को हटाने के लिए, टू सेट असाइड दैट एक्स पार्टी जजमेंट अंडर ऑर्डर 9 रूल 13, ट्रायल कोर्ट हैज अवॉर्डेड 75% of the amount to be deposited to set aside the judgment. Supreme Court said this is exorbitant. This is exorbitant. You can't do that. So therefore the Supreme Court has said कि कॉस्ट अब बस आप लगा दे, आप जजमेंट को पूरा 75% डिपॉजिट करने से तो फिर इससे क्योंकि वो तो अपने डिफेंस लेके आएगा, तो फिर 75% अमाउंट इज एक्सॉर्बिटेंट, दैट शुड नॉट हैव बीन डन. So ultimately that is what the Supreme Court has done, awarded cost and ex parte judgment was set aside. The next case is related to order 12 rule 6 जिसे आपको पता है, judgment on admission. This is given Rajesh Mitra versus Karnani Properties. इसमें इन्होंने बोला कि ये वैसे ओल्ड कॉन्सेप्ट है, बट इट इज जस्ट रिएट्रेशन कि व्हेन यू हैव टू, जब प्लेंटिफ अगर एप्लीकेशन लगाए ऑर्डर 12 रूल 6 मतलब जजमेंट ऑन एडमिशन, डिफेंडेंट ने ऐसा कुछ एडमिट कर लिया है जब केस को लंबा चलाने की जरूरत नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट डिक्री कैन बी पास्ड. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये डिक्री तभी पास हो सकती है व्हेन द एडमिशन इज क्लियर, unequivocal and unconditional. Admission has to be clear, unequivocal, unconditional. क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, अनइक्विवोकल मतलब कोई भी उसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए, और कंडीशनल नहीं होना चाहिए कि ये होता तो वो होता, तभी जजमेंट ऑन एडमिशन पास हो सकता है. दिस इज व्हाट द रीइटरेशन, ये पहले भी था, बस इसको जस्ट रीइटरेट किया गया है. द नेक्स्ट जजमेंट इज रिलेटेड टू ऑर्डर 14 रूल 2. इसमें ये द कॉस्ट टाइटल ऑफ द जजमेंट इज अस्मा लतीफ वर्सेस शबीर अहमद. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंटरिम रिलीफ देने से पहले कोर्ट को मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट डिसाइड कर लेना चाहिए. मतलब सूट उस कोर्ट में मेंटेनेबल है या नहीं है, तभी आप इंटरिम रिलीफ दीजिए. पता लगे आपने इंटरिम रिलीफ दे दिया एंड लेटर ऑन यू डिसाइड दैट द सूट इज नॉट मेंटेनेबल बिफोर दैट कोर्ट. सूट इज बार्ड बाय कंपनी लॉ, सूट इज बार्ड बाय टीआरआई एक्ट, सूट इज बार्ड बाय कंपटीशन लॉ. तो कभी कभी हर स्पेशल एक्ट के लिए रेमेडी अलग फोरम में होती है, लेकिन लोग गलती से सूट फाइल कर देते हैं, तो उसमें भी इंटरिम रिलीफ होता है. जो सुप्रीम कोर्ट से कि पहले आप मेंटेनेबिलिटी देख लीजिए, फिर आप इंटरिम रिलीफ के ऊपर जाइए, अदरवाइज इट वुड बी अ इट वुड बी अ वेस्ट एक्सरसाइज. The next judgment was put into order 17. This is related to adjournments. The cost title of the judgment is Ranjit Singh versus Uttarakhand. इसमें हुआ कि कोर्ट के नॉट एडवांस हियरिंग डेट विदाउट गिविंग नोटिस टू द पार्टी. ये सिंपल इसमें है कि अगर मान लीजिए किसी केस में 31 अगस्त डेट दी हुई है,
दोनों पार्टीज को पता है। अब प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन लगाई, उसकी डेट को अपने 14 जनवरी कर दी, तो दिस इज, अब इसको नोटिस ही नहीं दिया है दूसरी पार्टी को, दिस कैन नॉट बी डन, यू कांट प्रीपोन द डेट विदाउट नोटिस टू द अदर पार्टी। The next judgment is related to Order 18 Rule 1 and the cause title of the judgment is Jami Venkata Suryaprabha versus Tarini Prasad. इसमें है कि defendant gets the right to begin if admitting plaintiff fact but disputing relief on legal factual grounds. This is, the language is a bit tricky. इसमें फिर I repeat, defendant gets the right to begin if admitting plaintiff facts but with disputing relief on legal factual grounds. देखिए, it's a very critical judgment, very unique judgment कि डिफेंडेंट को अपने केस को पुट फॉर करने का राइट तब मिलेगा भले उसने फैक्ट को एडमिट कर लिया है, लेकिन ग्राउंड को वो अपना क्लेम कर रहा है, ही इज अलेजिंग सम लीगल ग्राउंड, देन डिफेंडेंट कैन परस्यू हिज केस ऑन मेंटेनेबिलिटी और ऑन लीगल ग्राउंड्स. दिस इज व्हाट द जजमेंट इज सेइंग. The next judgment is also related to Order 18 Rule 1 and the same judgment in fact. इसमें है, if defendant deny plaintiff's claim outright, they do not have to need evidence first. हाँ, अगर मान लीजिए प्लेंटिफ ने केस किया किसी चीज का और डिफेंडेंट उसे डिनाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिफेंडेंट पहले एविडेंस ले आएगा. प्लेंटिफ इज द वन हु हैज टू पुट फोर्थ हिज एविडेंस फर्स्ट. Defendant can't be told to lead evidence first because plaintiff has to stand on his own legs. This is what this judgment is saying. Again, this judgment is being facts related, that courts have discretion to decide whether party leads evidence first. हाँ, court has the discretion कि अगर वो defendant को बोले पहले evidence लेके आओ या plaintiff को बोले, but generally more or less plaintiff has to come in front for his evidence, not the defendant. Order 21 आप लोगों को पता होगा, Order 21 is related to the execution. The case of the name of the judgment is Ranjit KG versus Shiva. In the judgment says the limitation for executing a decree start from the final decree date, not from the engrossment on stamp paper. देखिए, कभी कभी जो डेक्री होती है वो तब तक वैलिड नहीं होती जब तक वो स्टैम्प पेपर पे ना लिखी जाए. तो सुप्रीम कोर्ट में इसने बोला कि डेक्री के लिए जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, मतलब जिस दिन डेक्री हुई उसके बाद डेक्री को इन्फोर्स कराना होता है, उसके लिए अलग अलग केस चलता है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन. तो एग्जीक्यूशन का लिमिटेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री, नॉट फ्रॉम द डेट उसने स्टैम्प पड़ा हो. दिस इज व्हाट द जजमेंट इज सेइंग. The next judgment is also related to execution. Order 21 Rule 54. The name of the judgment is Bhikchand versus Shamabhai Dhanraj. The judgment, the ratio of this judgment is the court must ensure only the necessary portion of the attached property at auction to satisfy the decree. ये भी वेरी रेलिवेंट जजमेंट. जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है और 5 लाख की डेक्री है, लेकिन ये पूरी प्रॉपर्टी है 50 करोड़ की, तो 50 करोड़ के लिए पूरी प्रॉपर्टी को बेचने की जरूरत नहीं, ऑक्शन करने की जरूरत नहीं, बस इतनी प्रॉपर्टी बेच तो 5 लाख रुपए आ जाएंगी और डेक्री सेटिस्फाई हो जाएगी. तो ये पूरी प्रॉपर्टी बेचने की, ऑक्शन करने की जरूरत नहीं है. वेरी रीजनेबल जजमेंट and we can take help of this judgment. Trial court lawyers should take benefit of this judgment. Other judgment is also related to Order 21 Rule 90 and the judgment is Alkan Export Private Limited versus Prestige HM Polycontin. The judgment says auction sales violating mandatory provision of law can be challenged without meeting the dual conditions of Order 21 Rule 90. This judgment is also very relevant that अगर कोई ऑक्शन होता है, ठीक है, और ऑक्शन इज वायलेटिंग एनी मैंडेटरी प्रोविजन. मैंडेटरी प्रोविजन मतलब जो प्रोविजन प्रोसीजरल नहीं है, that is the law that has to be complied. There can't be any two words about it. वो चैलेंज हो सकता है without the conditions given under Order 21 Rule 90. This is what this judgment is saying. The next judgment is also related to execution. Execution is the biggest, Order 21 is the longest order of the CPC. The name of the judge is again Ranjit KG versus Shiba. The ratio is the pendente lite transferee can assert independent rights and challenge execution proceedings.
पेनेंटल राइट मतलब टेम्पररी अगर किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है तो वो अपना इंडिपेंडेंट राइट्स क्लेम कर सकता है एंड एग्जीक्यूशन को भी चैलेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर ए ने बी को प्रॉपर्टी दी थी फॉर टेम्पररी पीरियड, लेकिन इन द मीन टाइम ए ने सी के अगेंस्ट केस फाइल किया और सी के अगेंस्ट देखो डिक्री हो गई, तो बी इस डिक्री को चैलेंज कर सकता है एग्जीक्यूशन को। The next judgment is Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited versus Adani Power Rajasthan. This is also listed Order 23. Order 23 means settlement. The ratio of the judgment is Order 23 Rule 1 does not automatically apply to miscellaneous application invoking inherent powers. मतलब ऑर्डर 20 मिसलेनियस एप्लीकेशन ऑर्डर 23 तब होता है जब कुछ सेटल हो जाता है, तो मिसलेनियस एप्लीकेशन में इस ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। और ऑर्डर 23 रूल 3 says that the cause title of the judgment is Ambro Devi versus Zulfi Ram. The ratio is a valid compromise must be in writing and signed. Oral statement before court do not fight. Yes, this is also important. अब जैसे कोर्ट में आके बोल दिया कि हमारा सेटलमेंट हो गया, दोनों पार्टी ने बोल दिया और हमने ये सेटल किया, तो कोर्ट बोलती है मौखिक मत बोलो, आप डोंट टेल अस ओरली, जस्ट कम विद अ कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट डीड एंड दैट शुड बी इन राइटिंग। एंड कोर्ट उसको रिकॉर्ड पे ले लेती है और बोलती है ठीक है सेटल हो जाएगा, सेटल हो गया आपका मैटर, और कोर्ट केस को खत्म कर देगी। बट ओरली नहीं हो सकता ये, दैट हैज टू बी इन राइटिंग। The next judgment is also Order 23 Rule 3 and the cause title is Navratan Lal Sharma versus Radha Mohan Sharma. उसमें judgment ratio is the restoration of a case can be sought if compromise terms are not fulfilled even if a prior court orders did not record such liberty. ये भी बहुत अच्छा जजमेंट है। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच सेटलमेंट हुआ राइटिंग में और उसके बाद कोर्ट ने केस खत्म कर दिया, लेकिन बी ने उसको फॉलो नहीं किया, सेटलमेंट को फॉलो नहीं किया, और ए ने फिर केस को रिन्यू किया कि भैया इसने सेटलमेंट फॉलो नहीं किया, मेरा केस चलने दिया जाए। तो बी ये डिफेंड नहीं ले सकता कि आपने जब केस खत्म किया तो लिबर्टी नहीं दी थी कि कॉम्प्रोमाइज नहीं से पूरा होगा तो केस नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, केस शुरू हो सकता है इवन इफ देयर इज नो लिबर्टी गिवन। लिबर्टी को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जब कोर्ट किसी केस को खत्म करती है तो एक लिबर्टी दे देती है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा आ सकते हो, लेकिन कभी कभी लिबर्टी नहीं लिखा रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा कोर्ट में नहीं आ सकते हैं। So this is what the judgment is saying. The next judgment is also related to Order 23 Rule 3. Same judgment, Navratan Lal Sharma, उसमें है कि no fresh suits or appeals are maintainable to challenge a consent decree. Only recall applications are allowed. This is also very given in the act itself, sorry, code itself. सेटलमेंट जो दो ए और बी के बीच सेटलमेंट हो गया तो उस अगर कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। बस उसी केस को चैलेंज मतलब हायर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बस अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस कंसेंट ऑर्डर को रिकॉल की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। द नेक्स्ट केस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑर्डर 23। कॉज टाइटल इज श्री मुकुंद भवन ट्रस्ट वर्सेस श्रीमान छत्रपति उद्यान राजे प्रताप सिंह महाराज भोसले। जजमेंट है थर्ड पार्टीज के नॉट चैलेंज कॉम्प्रोमाइज डिक्रीज थ्रू अ सेपरेट रूल। से बड़ा सिंपल है, ए और बी के बीच कोई सेटलमेंट हुआ, कोर्ट ने उसे मान लिया और एक ऑर्डर पास कर दिया। आप उस ऑर्डर को सी चैलेंज नहीं कर सकता बिकॉज सी इज अ नॉन पार्टी टू द सूट। जैसे कहते हैं ना आउटसाइडर, ही हैज नो लोकस बिटवीन ए एंड बी, तो उसको चैलेंज नहीं कर सकता। वही है नवरत्न जो हमने बताया था, स्टैट्यूटरी राइट ऑफ रेस्टोरेशन एग्जिस्ट इवन विदाउट एक्सप्लिसिट लिबर्टी, मतलब लिबर्टी देने की जरूरत नहीं है, ये पहले भी कवर हो चुका है, उसी का सेपरेट लैंग्वेज है। द नेक्स्ट जजमेंट इज रिलेटेड टू ऑर्डर 33 एंड 44 ऑफ सीपीसी। द नेम ऑफ द जजमेंट इज अल्फिया हुसैन बाई केशरिया वर्सेस सिद्दीकी इस्माइल सिंधी। The ratio is indigent persons have right to file suits and appeal despite financial constraint। ये तो है, indigent person के लिए सीबीसी में प्रोविजन है कि वो लोग भी अपना केस और अपील फाइल कर सकते हैं। सिविल केस में पैसे लगते हैं, कोर्ट फीस लगती है, और कोर्ट फीस नहीं भी हो तो वो इंडिजेंट होने का एप्लीकेशन लगा के अपना केस फाइल कर सकते हैं, सूट भी और अपील भी। अगर मान लीजिए सूट के समय पैसे, अपील के समय पैसे नहीं है तो उस समय भी वो इन प्रोविजन का इस्तेमाल करके दे कैन फाइल देयर केस। द नेक्स्ट जजमेंट इज रिलेटेड टू ऑर्डर 39। तो टेम्पररी इंजंक्शन होता है ट्रायल कोर्ट में, से लोग टीआई और पीआई बोलते हैं, जनरली ऑर्डर 39 तो टीआई है, तो टेम्पररी इंजंक्शन।
The cause title of the judgment is Ramakant Ambalal Chokshi versus Harish Ambalal Chokshi. The ratio is court cannot conduct a mini trial at the interim stage. Prima facie case, irreparable harm, imbalance of convenience are key consideration. हाँ, जब टेम्पररी इंजंक्शन के केस डिसाइड होते हैं तो उसमें कोई केस को ट्राई नहीं किया जा सकता, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। बस आप ये 3 क्राइटेरिया देखिए, प्राइमा फेसी, इर्रिपरेबल हार्म एंड बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। यही 3 चीजें हैं जो आपको देखनी है जब इंटरिम रिलीफ या टेम्पररी इंजंक्शन आप कोर्ट डिसाइड कर रही है। द नेक्स्ट जजमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑर्डर 39 Anand Prasad Agrawal versus Tarkeshwar Prasad. The ratio is the court must not apply the threefold test mechanically. Reasons must be detailed while granting interim injunction. Generally कोर्ट बोलती है ऑर्डर इंटरिम इंजंक्शन देते समय कि ऑल 3 टेस्ट आर अप्लाइड, ये जो 3 टेस्ट हमने दिए हैं एंड देयरफॉर इंजंक्शन वाज ग्रांटेड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिर्फ ये कहने से नहीं होगा, आपको और इलैबोरेट करना होगा, यू हैव टू बी इलैबोरेटिव, डिस्कस मोर व्हाइल ग्रांटिंग इंजंक्शंस। The next judgment is related to order 41 rule 31 and the cause title is Mrugendra Indravan Dehta versus Ahmedabad Municipal Corporation. The ratio is omission to frame points of determination by the first appellate court does not invalidate the judgment if all the issues are considered. देखिए ये है कि अगर कोर्ट कोई ट्रायल कोर्ट में जब इशू फ्रेम होते हैं और उन इश्यूज को एक एक करते हुए फर्स्ट appellate कोर्ट ने अगर केस को डिसाइड भी कर दिया है विदाउट फ्रेमिंग मोर इश्यूज और पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, तो इश्यूज की रिक्वायरमेंट सिर्फ सूट में होती है। अगर एप्लेट कोर्ट उस इश्यूज को कंसिडर करके अपना जजमेंट दे रही है तो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन ना भी लिखा हो एप्लेट कोर्ट के जजमेंट में तो दैट इज नॉट फेटल, द जजमेंट वुड बी वैलिड। सो दिस इज व्हाट दिस जजमेंट इज टॉकिंग अबाउट। सो आई बिलीव कि ये हमने जो 20-21 जजमेंट आज डिस्कस किए हैं दैट वुड एनहांस योर नॉलेज ऑफ सीपीसी। CPC is the Bible for lawyers practicing on the civil side in district courts, high courts, or in Supreme Court. Because CPC is the mother of the procedural law. If you get good hold of CPC, then in my view that CPC, somebody who knows CPC can understand CRPC also very well, because this is very very deep. So if you understand CPC, which is a very deep legislation, then you can understand any law. So I hope that you have enjoyed this video. मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपका नॉलेज में एनहांसमेंट हुआ होगा। So please continue watching my video. Thank you very much.